हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आज हम लोग 2018 के मॉडल पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं और 2018 का मॉडल पेपर 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। तो आज का ये वीडियो उसका पार्ट 1 है और जो भी बच्चे अभी तक 2017 के मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे जाकर के, मॉडल पेपर सीरीज नाम से, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से बना हुआ है, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ हर क्लासेस के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और रेगुलर बेसिस पे क्विज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना मस्ट है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिकोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो टिकोइक अम्ल है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का फीचर है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के किस में? सेल वॉल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। ठीक है, तो टिकोइक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि टिकोइक अम्ल किस में पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, यानी ग्राम धनात्मक जीवाणु में। और जीवाणु के किस भाग में? कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति में, तो कोशिका भित्ति में। ठीक है, तो टिकोइक अम्ल ग्राम धनात्मक जीवाणु के कोशिका भित्ति में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका ऑप्शन मैंने टाइप नहीं किया क्योंकि टाइप करने में बड़ा परेशानी हो रहा था, इस कारण से मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है, क्योंकि टाइप हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए हम लोग बताते हैं, पादप कोशिका भित्ति। आपको पता है कि ये जो कोशिका भित्ति है ये किसका फीचर है? पादप कोशिका का। क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? जी नहीं, नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये जो कोशिका भित्ति है आखिर किससे बना होता है? तो ये आपका बना होता है लिपिड, प्रोटीन, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन से। एक बार क्लियर आपको समझना होगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेक 1 सेकेंड। देखिए कैसे याद रखना है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है, आपके सभी ऑप्शन में क्या था? लिग्निन दिया हुआ था। वहां लिग में लिखा गया हिंदी में, वो मिसप्रिंट है, ये लिग्निन है। ठीक है, लिग्निन ऑप्शन में दिया हुआ था। लेक्चर तीनों ऑप्शन में लिग्निन दिया हुआ था, लेकिन याद रखिएगा लिग्निन नहीं पाया जाता है। लिग्निन एक डेड मैटर है। क्या है? डेड मैटर है, जिस कारण से ये पादप कोशिका के कोशिका भित्ति में हरगिज भी नहीं पाया जाता है लिग्निन। तो इस तरीके से आप छांट सकते हैं कि कोशिका भित्ति में क्या नहीं पाया जाता है? लिग्निन नहीं पाया जाता है। फिर पाया क्या जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे याद रखेंगे कि पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है उसमें लिपिड, प्रोटीन तो पाया जाता है, साथ ही साथ हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी पाया जाता है। समझे? लिपिड, प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन हेमीसेलुलोज और पैक्टिन साथ साथ पाया जाता है। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में क्लियर कि पादप कोशिका भित्ति किससे किससे बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। देखिए चल शुक्राणु कहा जाता है मोटाइल स्पोर। क्या? मोटाइल स्पोर, जो कि क्या हो? जिसमें फ्लैजिला हो। मोटाइल स्पोर में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। मोटाइल स्पोर किसके द्वारा मूव करता है? तो फ्लैजिला के द्वारा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो चल शुक्राणु है वो अनुपस्थित होते हैं, किस में अनुपस्थित होते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। देखिए चल शुक्राणु राइजोपस में अनुपस्थित होते हैं। किस में अनुपस्थित होते हैं? राइजोपस में अनुपस्थित होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और राइजोपस क्या है? एक कवक है। क्या है? एक कवक है। राइजोपस किस ग्रुप से बिलोंग करता है? राइजोपस कवक से बिलोंग करता है। ठीक है, चल शुक्राणु अनुपस्थित किस में होता है? राइजोपस में। और जो बाकी तीनों है, इस तीनों में क्या पाया जाता है? चल शुक्राणु पाया जाता है। अब आपको क्या याद रखना है कि जैसे कि
फ्यूनेरिया, ये क्या है फ्यूनेरिया, वो फ्यूनेरिया किस, जैसे कि आपका और क्या एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी एग्जाम्पल है यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछेगा कि फ्यूनेरिया पादप जगत के किस डिवीजन से बिलोंग करता है, तो पादप जगत के ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। किससे? ब्रायोफाइटा से। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा से। साइकस, कल के क्लासेस में मैंने बताया था, साइकस पाइनस और जिंगो बाइलोबा, ये किससे होता है? जिम्नोस्पर्म से, यानी अनावृत बीजी से। और फर्न, फर्न किससे होता है? फर्न, फर्न में किस में होता है भैया बताइए? फर्न टेरिडोफाइट में होता है। किस में होता है? टेरिडोफाइट में होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको चीजें याद रहेगी। आपको देखिए क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक वन सेकेंड, टेक वन सेकेंड, टेक वन सेकेंड। ओके ओके, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चल शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं किसमें? राइजोपस में। फिर राइजोपस किससे बिलोंग करता है? कवक से। फ्यूनेरिया किससे बिलोंग करता है? ब्रायोफाइट से। साइकस किसमें? जिम्नोस्पर्म में। और फर्न किसमें? टेरिडोफाइट्स में। फर्न का एग्जाम्पल एजोला था ना, एक जलीय फर्न था जो कि धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में सबसे बेस्ट उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर है कि ईस्ट द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि मुख्यतः किण्वन के लिए जिम्मेदार है। 2017 के भी क्वेश्चन में किण्वन पे क्वेश्चन आया था और 2018 में भी किण्वन पे क्वेश्चन आया है। तो कैसे देखिए किण्वन टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए जो किण्वन होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और वो किण्वन कई तरीके से होता है, कोई ईस्ट के द्वारा होता है तो कोई एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है। जैसे कि 2017 वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिटोबैक्टर जब किण्वन करता है तो एसिटिक एसिड बनाता है, लेकिन जब ईस्ट के द्वारा किण्वन किया जाता है तो वो क्या बनाता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। इथेनॉल यानी क्या? पीने योग्य शराब बनाता है। ठीक है, तो ईस्ट के किण्वन से जो बनता है वो क्या बनता है? पीने योग्य। अब चलिए हम लोग किण्वन तो समझ गए, लेकिन आखिर ये किण्वन ईस्ट क्यों कर पाता है? क्योंकि एक उसके पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, और वो एंजाइम कौन सा है? जाइमेज एंजाइम। कौन सा? जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज एंजाइम के कारण ही ईस्ट किण्वनीकरण करके इथाइल अल्कोहल बना पाता है। क्या समझ में आया? देखिए यहां से क्वेश्चन वर्स तरीके से, कई तरीके से बन सकते हैं, मैं वो चीजें कोशिश करता हूं समझाने की। तो ईस्ट द्वारा जो महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसके द्वारा किण्वन जिम्मेदार, मतलब किण्वन किया जा सकता है, तो वो है क्या? जाइमेज एंजाइम। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ईस्ट किसके प्रेजेंस में? जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही क्या करता है? ग्लूकोज यानी क्या? C6H12O6 को इथेनॉल यानी कि क्या हुआ? C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और इथेनॉल क्या है? पीने योग्य शराब होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए अगार अगार का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्त किया जाता है। देखिए अगार अगार के बारे में मैंने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में भी बताया था कि अगार अगार जो निकाला जाता है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो रेड एल्गी से। किससे? लाल शैवाल से निकाला जाता है। किससे? रेड एल्गी। और रेड एल्गी का दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। क्या क्या? रेड एल्गी के क्या क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं? एक जेलेडियम, दूसरा ग्रेसिलेरिया। तो क्या देखिए ऑप्शन में जेलेडियम है? जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिलेडियम। तो अगार अगार जो है एक रेड एल्गी से निकाला जाता है। रेड एल्गी यानी लाल शैवाल से। और लाल शैवाल के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक जेलेडियम, दूसरा ग्रेसिलेरिया। तो जो जेलेडियम है इसी से क्या निकाला जाता है? अगार अगार निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनावृत बीजी की पत्तियों और तने की युवा विभेद्योतक कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र हो तो उसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये इजी ही क्वेश्चन है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट? कि देखिए अनावृत बीजी यानी क्या? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि उसका कोई भी पत्ती का कोशिका हो या फिर भ्रूणपोष का कोशिका हो, दोनों एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें समसूत्री विभाजन देखने को मिलते हैं। देखिए बात ऐसा होता है कि जैसे विभेद्योतक कोशिका अगर डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड यानी 2n,
पता है ना, डिप्लॉयड यानी 2n। तो अगर उसका माइटोसिस होगा यानी समसूत्री विभाजन होगा तो जो भ्रूणपोष बनता है वो भी क्या बनता है, 2n ही बनता है। माइटोसिस में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या कम होती है क्या, नहीं, जिस कारण से उसका भ्रूणपोष भी क्या हो जाएगा, 2n। तो मतलब है कि जब यहाँ पे 2n बराबर 16 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2n बराबर 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16। क्या सभी को समझ में आया। देखिए समझने वाली बात इसमें यही है कि आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर अनावृत बीजी बोले यानी जिम्नोस्पर्म बोले तो उसमें चाहे वो युवा विभजोत्तक कोशिका का बात करें चाहे भ्रूणपोष, दोनों क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो जब ये 16 है, 2n बराबर 16 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2n बराबर 16, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवा व्यष्टि का अधिकतम अनुपात होता है। देखिए युवा व्यष्टि मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव फेज वाला आदमी, कौन, रिप्रोडक्टिव, युवा किसको कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाता है यानी वो प्रजनन करने योग्य हो जाता है। तो किसमें होगा, विस्तृत समष्टि मतलब वैसा समष्टि जहां पे जनसंख्या क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो जनसंख्या। और वैसा के फिर क्या कहता है कि एक घटती समष्टि जहां पे जनसंख्या क्या हो रहा हो, जहां पे जनसंख्या क्या हो रहा हो, घट रहा हो। और स्थायी मतलब एकदम कांस्टेंट हो। तो युवा वहीं पे ज्यादा होते हैं जहां का जनसंख्या क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। क्योंकि जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा वहां पे युवा एक्चुअली में ज्यादा होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज वाले ही रहेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा। तो युवा समष्टि अधिकतम अनुपात किसमें देखने को मिलता है, विस्तृत समष्टि में। किसमें, विस्तृत समष्टि में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का साल वृक्ष जिसका साइंटिफिक नेम सोरिया रोबास्टा, जो बहुल्य वन है वो क्या कहलाते हैं। देखिए भारत में एक वृक्ष है जिसमें कि सिर्फ मैक्सिमम जो वृक्ष हैं वो साल वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, साल वृक्ष। और साल वृक्ष का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबास्टा। तो उस वन को हम लोग क्या कहते हैं, साल बाहुल्य वन। क्या कहते हैं, साल बाहुल्य वन। तो वो किस चीज क्या कहलाते हैं, तो देखिए यहाँ पे पतझड़ में मतलब सारा पत्ता गिर जाता है, क्या बढ़ जाता है, साल वृक्ष का यही खास बात है कि जहां भी साल्य वन होते हैं वहां पे साल वृक्ष का बड़ा बड़ा पत्ता होता है जो कि सारा पत्ता गिर जाता है एक समय में पतझड़ के मौसम में, फिर वो सारे पत्ते खिल जाते हैं, हर साल नया पत्ता आता है। तो इस कारण से इसको हम लोग पतझड़ वन कहते हैं। क्या कहते हैं, पतझड़ वन। क्या कहेंगे, पतझड़ वन। तो भारत के साल वृक्ष यानी सोरिया रोबास्टा बाहुल्य वन के कहते पतझड़ वन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र किसको कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र सल्फर शो करता है। क्या शो करता है, सल्फर। क्योंकि सल्फर क्या है, जो गैसीय माध्यम में पाया जाता है। हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर गैसीय माध्यम में, एटमॉस्फेयर में क्या चीज में पाया जाता है, गैसीय माध्यम में। और गैसीय माध्यम में किस रूप में, तो SO2 और SO3 के रूप में। किसमें किसमें, SO2 और SO3 के रूप में। और ये अवसादी चट्टान में देखने को भी मिलता है सल्फर, इस कारण से इसको कहा जाता है अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, समझ में आया कि अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र किस गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस किसको किसको कहते हैं। तो सभी को पता होगा, देखिए ऑप्शन कितना कंफ्यूजिंग है कि ये जो CO2 CFC CH4 सब में है, बस N2O NO2 का अंतर है और SO2 का अंतर है। तो आपको बता दें कि हरित गृह गैस में याद रखिएगा कि N2O पाया जाता है। क्या, N2O। हरित गृह गैस में N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो हरित गृह गैस में 4 गो का नाम आपको तो खास करके ध्यान रखना है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी मीथेन और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये 4 गैस को हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से भिन्न है। तो आपने प्लांट किंगडम के बारे में मैंने कल के वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि प्लांट किंगडम को 2 भाग में बांटा गया है, एक क्रिप्टोगेम्स, दूसरा फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स उसको कहेंगे जिसमें बीज और पुष्प न लगते हो, और फेनरोगेम्स उसे कहते हैं जिसमें बीज और पुष्प होते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स को फिर 3 भाग में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो अब समझ में आया कि कहां से क्वेश्चन है, यही ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या अंतर है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में
एक अंतर सबसे बड़ा है कि टेरिडोफाइटा से ही क्या चीज का स्टार्ट हुआ था, वेस्कुलर टिश्यू का। वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन उत्तक। संवहन उत्तक के अंतर क्या क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो पादप जगत में टेरिडोफाइट्स से ही शुरुआत हुआ था, किस चीज का, संवहन उत्तक का, यानी वेस्कुलर टिश्यूज का, यानी जाइलम और फ्लोएम का। तो सबसे पहले बार जाइलम और फ्लोएम किसमें देखा गया था, टेरिडोफाइट्स में, जो कि ब्रायोफाइट में नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 कि संवहन उत्तक। यहाँ पे मिसटाइप हुआ है कि पुस्तक लिखा गया लेकिन होगा उत्तक। तो संवहन उत्तक में ये दोनों में डिफरेंस है कि टेरिडोफाइट्स में क्या पाया जाता है, संवहन उत्तक पाया जाता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कोशिकांग जिसमें अधिकांश ऑक्सीकारी उपचाई एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए ऑक्सीकारी उपचाई एंजाइम मतलब क्या बोल रहा है, ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण करना मतलब क्या, रेस्पिरेशन का बात कर रहा है, क्या, रेस्पिरेशन का। और रेस्पिरेटरी एंजाइम, श्वसनीय एंजाइम किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अच्छा कोई बच्चे बताएंगे, चलिए कमेंट में बताइए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि चलिए ये तो हाई लेवल कोशिका में ऐसा होता है, क्या जीवाणु कोशिका में जो श्वसनीय एंजाइम होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरियल सेल में जो होता है श्वसनीय एंजाइम वो किस में प्रेजेंट होता है, क्या वो प्रेजेंट होता है उसके प्लाज्मा झिल्ली में। किसमें, प्लाज्मा झिल्ली में। और प्लाज्मा झिल्ली के ही इनफोल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, मीजोजोम, जिसमें कि ऑक्सीकारी एंजाइम्स पाए जाते थे। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो बना होता है वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, ये चारों चीजों से मिलकर बना होता है। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, चारों चीजें जब एक जगह मिलते हैं तब जाकर के एक गुणसूत्र बनता है। ठीक है, तो गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म कोई बताएंगे, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी बना होता है तब जाकर के क्या कहलाता है, वो एक गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्का, जिसको हम लोग रॉड्स कहते हैं, रॉड कोशिकाएं तथा दीर्घ शंकु यानी कोन्स पाए जाते हैं। देखिए आपको पता होगा कि आंख में हमने बताया था कि एक शंकु कोशिका पाया जाता है, एक रॉड पाया जाता है। रॉड और कोन सेल पाए जाते हैं। रॉड और कोन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आंख में। तो आंख में रेटिना पर पाए जाते हैं, जहां पे क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहां पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वहीं पर रॉड और कोन पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, दृष्टि पटल यानी रेटिना में पाए जाते हैं। रॉड या और कोन कोशिका कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाए जाते हैं, तो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर पाए जाते हैं। एक बात और याद रखनी है कि जो कोन्स का काम है वो क्या काम है, तो कोन के कारण ही रंगों में विभेद कर पाता है। क्या चीज में विभेद कर पाता है, रंगों में विभेद कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लूकोज है, एक क्वेश्चन था ग्लूकोज है, इसका भी ऑप्शन मैंने नहीं टाइप किया क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा टेढ़ा था, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं कि ग्लूकोज क्यों कहा गया इसको, एल्डोलेज हेक्सोज शर्करा। देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, और स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना, बस समझाने के लिए मैंने बताया कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, सभी को पता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। जी हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ग्लूकोज में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो इस कारण से इसको हेक्सोज कहेंगे। फिर ये एक प्रकार का शर्करा यानी शुगर है। ठीक है, ये एक प्रकार का शुगर है, तो ये हेक्सोज शर्करा हो गया। और ऊपर में इसका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप यानी क्या हुआ, CHO को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इस कारण से इसको हम लोग एल्डोज हेक्सोज शर्करा कहते हैं। क्या समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको क्लियर करके फिर से एक बार समझाता हूं। देखिए बात ऐसी है कि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूंगा तो
आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज होता है उसको एल्डोज हेक्सोज शर्करा कहते हैं। एल्डोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ऊपर नंबर 1 कार्बन पे नंबर 1 जो कार्बन होता है वो एल्डिहाइड कार्बन होता है, यानी CHO होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, हेक्सोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। शर्करा इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि एक प्रकार का ये क्या है, ये एक प्रकार का शुगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्नायु यानी लिगामेंट बने होते हैं। लिगामेंट जो होता है किससे बना होता है, हमने पढ़ाया था कि लिगामेंट क्या काम करता है और टेंडन क्या काम करता है। लिगामेंट हमारे बोन टू बोन को जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और टेंडन क्या करता है, मसल टू बोन को जोड़ता है, यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। तो वही लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहते हैं, और वो स्नायु बना होता है तो किससे बना होता है, तो इलास्टिन नाम के तंतु से बना होता है। किससे, इलास्टिन नाम के तंतु से बना होता है। तो स्नायु जो बना होता है वो इलास्टिन तंतु से बने होते हैं। तो ज्यादा क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इलास्टिन तंतु से स्नायु बने होते हैं, यानी लिगामेंट बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन था। जी हाँ, आपके मॉडल पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। देखिए पेपर पे डिपेंड करता है, अगर पेपर हार्ड आया, कुछ इस टाइप का पेपर आया, तो आपका क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, सभी बच्चों का कम होगा। अगर पेपर थोड़ा इजी आया, जैसे कि 2017 का पेपर उतना कोई टफ नहीं था, लेकिन 2018 के पेपर में शुरुआती क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे, टफ तो नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के थे, तो जिस कारण से बच्चों का थोड़ा कट ऑफ कम गिरेगा। तो आपको घबराना नहीं है, अगर क्वेश्चन हार्ड होगा तो सभी बच्चों के लिए हार्ड होगा, ठीक है। इसलिए घबरा के आपको डरना नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको फिर भी लड़ाई करके, मतलब दिमाग शांत करके क्वेश्चन को हर तरीके से सोचना है, उसको तोड़ के सोचना है, ठीक है, तब क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप लोग डर जाएंगे तो फिर खत्म कहानी। और कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में 10-5 क्वेश्चन हार्ड दे देता है, लास्ट में हल्का रहता है, तो इस कारण से भी, और 2018 में बिल्कुल यही किया गया है। कल जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो अच्छे क्वेश्चंस है फिर, ठीक है। तो इस कारण से आपको डरना नहीं है। अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पेपर स्ट्रेटेजी अपनाइए, यदि आगे से क्वेश्चंस नहीं बन रहा है नंबर 1 से, तो आप एक बार 50 नंबर से स्टार्ट कीजिए, 50 नंबर से पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, देखिएगा हो सके बनने लगता है, क्योंकि पीछे हो सके बेटर क्वेश्चन डाला रहता है। बच्चे को फंसाने के लिए ये सब जाल बुने जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे की तरह मतलब क्लास लाइव ज्वाइन किए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग 2018 के पार्ट 2 मॉडल पेपर में, ठीक है। और समय अगर बचता है तो मैं आपके लिए विटामिन का एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, तो वो कल तक में या परसों तक में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। समय मिलता है तो मैं जरूर बना दूंगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।